सर हमारा धंधा क्या है, बिज़नेस मॉडल क्या है? इसके बारे में थोड़ा हमारे इन्वेस्टर्स को समझाइए। सर मैं इस मीडिया इंडस्ट्री में पिछले 30 सालों से हूँ। 1994-95 में मैंने मतलब इस फ़िल्म इंडस्ट्री में, मीडिया इंडस्ट्री में एंटर करा था। आज तक आपने कितने लोगों को सर्विस किया होगा? अभी करंटली कितने एक्टिव कस्टमर्स हो गए हमारे? सर करंटली हमारे जो एक्टिव कस्टमर्स हैं वो अराउंड 25 टू 30 क्लाइंट्स हैं जो रेगुलर बेसिस पे हम जिनके साथ बिजनेस करते हैं। हमारा जो मार्केट है रेंटिंग का कैमरास, इक्विपमेंट सर ये कितना बड़ा मार्केट आगे हो सकता है? Yes, sir. Our main plan is that we have to move further to मतलब expand ourselves to different parts of India also. मतलब we are planning to open our office in Hyderabad and Delhi. Welcome friends. My name is Avinash Gorakshakar and I welcome all of you to another interesting episode of Konaxia High Flyers. Friends, as all of you are aware, Konaxia High Flyers is a very important, kind of service to the investors where we talk about emerging companies from emerging sectors and we make it a point to talk to the promoters, the top managements of such companies. And in this process, we get a lot of valuable information about the company's business, its growth journey, future growth plans. And today, friends, we've got a very interesting company which operates in the media space. The company's name is Moving Media Entertainment Limited. And I have the privilege of having Mr. Kuldeep Bhargav, who's the managing director of the company. Kuldeep ji, बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you for your time. Sir, it is my pleasure to host you. And sir, छोटे इंटरव्यू सही लेकिन मुझे लगता है अच्छी इन्फॉर्मेशन आपसे हमको मिलेगी. Thank you, sir. तो सर पहला सवाल व्हाट इज वेरी रेलेवेंट एंड वेरी बेसिक फ्रॉम आवर साइड इज सर हमारा धंधा क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, इसके बारे में थोड़ा हमारे इन्वेस्टर्स को समझाइए. और सर ये बिजनेस आपने कभी शुरू किया है? क्या ये फर्स्ट जनरेशन बिजनेस है, आप ही ने शुरू किया? और इसकी शुरुआत कभी हो गई, इसके बारे में बताइए. सर मैं इस मीडिया इंडस्ट्री में पिछले 30 सालों से हूँ. 1994-95 में मैंने मतलब इस फिल्म इंडस्ट्री में, मीडिया इंडस्ट्री में एंटर करा था और ये फर्स्ट जनरेशन बिजनेस है. 2012 में मैंने ये कंपनी स्टार्ट करी थी, मूविंग मीडिया एज ए प्रोप्राइटरशिप कंपनी. और बेसिकली हमारा कंपनी का इन्वॉल्वमेंट है जो भी जितने लोगों की क्रिएटिविटी होती है उनके मतलब माइंड में, उसको हम उनको लोगों के सामने लाना. हम हर तरह के कैमरे मतलब हैं, जो कैमरेज हैं डीएसएलआर से लेके हाई एंड कैमरास, फिल्म कैमरास फॉर वेब सीरीज एंड ऑल दैट, वो हम प्रोडक्शन हाउसेस को, चैनल्स को प्रोवाइड करते हैं सर. ठीक है. तो बेसिकली अपना जो बिजनेस है हम लोग ये कैमरास और इक्विपमेंट बेसिकली रेंटल पे ये कंपनीज को देते हैं, राइट? जी हाँ जी सर. जितने भी प्रोडक्शन हाउसेज हैं उनकी जैसी डिमांड होती है वो कस्टमाइज करके हम उनको देते हैं सर. ओके. कुलदीप जी, मोटा मोटी इतने 3 सालों से मैं आपके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख रहा था सर, काफी अच्छा नंबर आपने दिखाया है सर. मोटा मोटी हमारे कितने कस्टमर्स होंगे एज ऑफ नाउ? आज तक आपने कितने लोगों को सर्विस किया होगा? अभी करंटली कितने एक्टिव कस्टमर्स होंगे हमारे? सर करंटली हमारे जो एक्टिव कस्टमर्स हैं वो अराउंड 25 टू 30 क्लाइंट्स हैं जो रेगुलर बेसिस पे हम जिनके साथ बिजनेस करते हैं. और आज तक हमने मोर देन 150 कस्टमर्स को कैटर करा होगा डिफरेंट डिफरेंट उस पर लेवल पे. ओके. और मोटा मोटी कुलदीप जी ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सिस्टम पे होता है कि कोई 6 महीने के लिए आता है, कोई साल भर के लिए आता है? आपका रेंटल जो टाइम फ्रेम होता है वो मिनिमम कितना होता है, और लंबा अगर मैं कहूँ तो कितना लंबा आप एग्रीमेंट करते हो क्लाइंटों के साथ? सर ये डिपेंड करता है स्टार कास्ट पे और उस पे, मतलब कभी कभी 3 महीने से 4 महीने का भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, 6 महीने का भी होता है. तो अलग अलग एक्टिविटीज पे अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं सर. ओके. ठीक है. और कुलदीप जी, मोटा मोटी कोई नया कस्टमर आता है तो कुछ एडवांस आप उससे लेते हो या बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन रिलेशनशिप? ओवरऑल बिजनेस कैसे आपको आप कैसे कस्टमर के साथ डील करते हो? कोई नॉर्मली, क्योंकि कैमरा और इक्विपमेंट तो काफी महंगे इक्विपमेंट्स होते हैं, तो उनकी प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी आप कैसे इंश्योर करते हो कि किसी को आप इक्विपमेंट देते हो तो वो सेफ रहे, वापस आ जाए तो भाई योर एसेट इज आल्सो रेडी टू यूज फॉर फ्यूचर आल्सो? सर हम जो भी नए क्लाइंट्स होते हैं उनसे कभी एडवांस तो नहीं लेते हैं, लेकिन हमारे जितने भी कैमरेज वगैरह हम रेंटल पे देते हैं उसके साथ अपनी मैन पावर जाती है हमारे. वो ट्रेन टेक्नीशियंस होते हैं, सपोर्ट स्टाफ होता है, तो वो जाता है, हर हर इक्विपमेंट के साथ जाता है. हम बिना मैन पावर इक्विपमेंट नहीं देते हैं सर. ओके, समझ गया.
और कुलदीप जी अभी थोड़ा-सा प्राइसिंग के बारे में समझाइए कि हमारा धंधा जो है वो रेंटल से आता है। आई मीन रेंटल बिज़नेस तो काफ़ी प्रॉफिटेबल है, मैं देख रहा था। मुझे बताइए सर, जब कोई नया कस्टमर या एक्जिस्टिंग कस्टमर आता है, टिपिकली प्राइसिंग हम कैसे डिसाइड करते हैं? क्योंकि एसेट तो मेरे ख्याल से आपके पास बुक्स पे होता है। रेंटल यील्ड जो होता है यानी रेंट का जो प्राइसिंग होता है वो आप कस्टमर के साथ नेगोशिएट करते हो या आपका कोई फिक्स्ड काइंड ऑफ सिस्टम है कि भाई इतने टाइम के लिए इतना ही पैसा लगेगा, ये कैमरा चाहिए तो इतना ही प्राइसिंग रहेगी। हाउ डज़ इट वर्क? सर बेसिकली क्या होता है कि जो रियलिटी सेक्टर में तो उसमें पैकेज बेसिस पे वर्किंग होती है हमारी, और जो वेब सीरीज वगैरह उन्हें उस पर डे टू डे बेसिस कॉस्ट पे होती है, और वो होता है पूरा बिल ऑफ मटेरियल उनका कैसा होता है, कौन से उनको लेंसेज चाहिए, कितने एक्सपेंसिव वो लेंसेज हैं, तो अलग अलग वर्टिकल है लेंसेज की, तो उसके बेसिस पे वो कॉस्ट पे डिराइव होते हैं। देन वी डिसाइड कि मतलब पर डे कॉस्ट क्या होनी चाहिए। मतलब किसी डीओपी ने कितना सामान मांगे उसके बेसिस पे होता है, इक्विपमेंट कितना है, कितना लग रहा है उनको, उसके बेसिस पे कॉस्ट डिराइव करते हैं। ये समझ। अच्छा, कुलदीप जी एक बात मेरे को बताइए, मैं पिछले साल देख रहा था कि काफ़ी बड़ा खर्चा हमने कैपिटल एसेट्स पे किया है, कैश फ्लो में आपने काफ़ी पैसा डेप्रिसिएशन भी अपना बढ़ा है। तो इस साल क्या एफवाई 25 के लिए हमने काफ़ी नए इक्विपमेंट खरीदे हैं? इसके बारे में बताइए क्योंकि डेप्रिसिएशन तो काफ़ी सिग्निफिकेंटली आपका बढ़ा है इस साल। सो बेसिकली क्या था, हमारी जो प्रोप्राइटरशिप कंपनी थी तो हमने उसको मूविंग मीडिया एंटरटेनमेंट में मर्ज कर दी थी, तो उस वजह से वो उसके जो मूविंग मीडिया के एसेट्स थे वो मूविंग मीडिया एंटरटेनमेंट में आ गए। तो वन ऑफ द की रीजन फॉर मतलब द डेप्रिसिएशन इंक्रीज इज दैट। एंड ऑफ कोर्स जो अभी हमारे पास नया पोस्ट आईपीओ जो हमारे पास कैपिटल आएगी तो उससे हम अपना एक्सपेंशन ही करेंगे, नए इक्विपमेंट्स और खरीदेंगे सर। ओके, समझ। अच्छा, मेरे को एक बात बताइए सर कि हमारा जो अभी इक्विपमेंट का बेस है, अभी करंटली जो अभी है पब्लिक इश्यू के पहले, सर ये कितना पुराना है? क्योंकि मैं जानता हूँ, मुझे प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि जितना एसेट पुराना होता है और बाद में रेंटल के लिए जाता है, तो उससे तो आपका फ़ायदा ही है क्योंकि एसेट तो आपका बुक्स पे ऑलरेडी कॉस्ट तो निकल चुका होता है। तो मोटा-मोटी सर कितने एसेट्स ऐसे होंगे जो 5 साल पुराने होंगे और जो अभी रिसेंटली 1-2 साल में आपने खरीदे? मोटा-मोटी परसेंटेज अगर आप बताएँ। सर पुराने इक्विपमेंट होंगे अराउंड 20 to 25%। बाकी हम ईयर ऑन ईयर मतलब एक्सपेंशन होता ही रहता है, नई नई कैमरेज खरीदते ही रहते हैं सर। ओके, ओके, समझ गया। और सर मोटा-मोटी मेरे को एक बात बताइए, ये धंधे में अगर अपने को आगे ग्रोथ करना है अगले 2-3 साल के लिए, तो सर ये ज़रूरी है कि हर साल हम नए कैमराज़, नए इक्विपमेंट यानी कैपेक्स हेवी मॉडल है हमारा, कि ये अगर नहीं करेंगे तो ग्रोथ आएगा नहीं? सर ये ऐसा नहीं कि मतलब कि आपको अभी मतलब कितनी भूख लग रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जितने अभी इक्विपमेंट हैं हम उससे तो एग्जिस्टिंग क्लाइंट कैटर कर रहे हैं, और अपने नए इक्विपमेंट नई इन्वेंट्री आएगी तो हम आगे और नए कस्टमर्स बनाएंगे अपने। का तो बिल्कुल, तो उसका मतलब बेसिकली आपके पास अगर टॉप लाइन बढ़ाने का विचार है, तो आपको कैपेक्स तो करना ही पड़ेगा, राइट? जी बिल्कुल। अच्छा, कुलदीप जी अभी थोड़ा-सा मार्केट के बारे में बताइए। आप काफ़ी समय से इस इंडस्ट्री में हो। मेरे को बताइए सर, हमारा जो मार्केट है रेंटिंग का कैमराज़, इक्विपमेंट, सर ये कितना बड़ा मार्केट आगे हो सकता है? यानी आप जिस प्रकार से मार्केट में ऑब्वियसली रेंटल में इसलिए एक बात अच्छी होती है कि उसको आई मीन क्लाइंट को खुद खरीदना नहीं पड़ता। जैसे ज़रूरत होती है वैसे वो रेंटल पे कैमरा या इक्विपमेंट लेता है। तो ये मार्केट हमारे लिए आगे 3-4 साल में कितना बड़ा हो सकता है और हम इसको कैसे स्ट्रेटेजिकली कैपिटलाइज़ करेंगे? जैसे आपने बोला कि जितनी भूख है उतनी आप एक्सपांड कर सकते हो। लेकिन हमने क्या सोचा है अगले 2-3 साल में विल वी गो विथ अ गुड ग्रोथ स्ट्रेटजी टू कैपिटलाइज़ दिस मार्केट? Yes, sir. Our main plan is that we have to move further to matlab, expand ourselves to different parts of India also. Matlab, we have planning to open our office in Hyderabad and Delhi, and then we have to expand our wings also, sir. ओके। और सर दूसरी बात बताइए, ये कैमरा और इक्विपमेंट तो खरीदते ही हैं, बट इसके साथ जो सपोर्ट स्टाफ है सर, उसके लिए भी आपकी प्रिपेयर्डनेस है? क्योंकि आप बता रहे थे कि कैमरा और इक्विपमेंट के साथ तो आपका सपोर्ट स्टाफ भी जाता है। तो सर अभी हमारे पास कितने एम्प्लॉइज़ होंगे, जो सपोर्ट स्टाफ है प्लस बाकी फंक्शंस के लिए? Huh? We have almost 100 plus support staff. ओके। और जैसे नए इक्विपमेंट आएँगे कुलदीप जी, और सपोर्ट स्टाफ की ज़रूरत लगेगी अपने को? हाँ जी, बिल्कुल लगेगी जी। कुलदीप जी अभी मेरे को बताइए कि हमारे जो कस्टमर्स हैं, ज़्यादातर आप बता रहे हैं जो वेब सीरीज़ बनाते हैं, जो मीडिया में काम करते हैं। सर कोई नाम आप शेयर करें जो व्हिच आर प्रोमिनेंट सो दैट इन्वेस्टर्स को थोड़ी-सी जानकारी मिले, आपकी क्या प्रोफाइल है? सर हम अभी नेटफ्लिक्स के लिए द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो कर रहे हैं। पिछले 2 सीज़न भी हमने करा, अभी 3rd सीज़न हमारा चल रहा है, शूट शुरू हो गई है, उसका चल रहा है। 4th सीज़न वी आर ऑलरेडी कमिटेड फॉर नेटफ्लिक्स।
देन अभी हमने अगर अमेज़न पे आपने रिसेंटली शो देखा होगा ट्रेटर, वो हमने करा है सर। स्कैम 1992 वेब सीरीज़ करी है, स्कैम 2002 करी है, मिस वर्ल्ड करा है शो। तो सर ऐसे काफ़ी रियलिटी शोज़ हैं अलग-अलग वर्टिकल्स में जो हम करते रहते हैं। ओके, ओके, नहीं समझ गया। आई थिंक अच्छी बात है। सर मेरे को एक बात बताइए, हमारा धंधा जो है, देखिए हमारा तो तजुर्बा काफ़ी है, लेकिन इस इंडस्ट्री में सर कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी कितनी है? क्या सारे प्लेयर्स को रीज़नेबल काम मिलता है या आपके जैसे क्वालिफाइड एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स को ही मोटा-मोटा धंधा मिलता है? व्हाट इज़ द कॉम्पिटिटिव सिनेरियो इन आवर इंडस्ट्री सर? इज़ इट रियली कॉम्पिटिटिव कि आपको कभी-कभी कस्टमर पाने के लिए थोड़ा-सा प्राइस को कम करना पड़ता है या आपको कंफर्टेबली आपके प्राइस और आपके प्रिंसिपल्स के हिसाब से ही कस्टमर मिलता है? सर इसके बारे में बताइए। नहीं सर, बिल्कुल आपने सही बोला। कॉम्पिटिशन बेस्ड मार्केट है सर। इसमें हर एक वेंडर के अपने क्लाइंट बेस हैं जो उनके साथ रेगुलरली काम करते रहते हैं। और अगर हमें जितना बिजनेस अगर हमें चाहिए तो हमें भी कई क्लाइंट के साथ मतलब बैठ के वो फ्लेक्सिबल होना पड़ता है सर। ठीक, समझ अच्छा सर अभी फाइनेंशियल्स थोड़ा-सा बाजू में रखते हैं थोड़े समय के लिए। सर मेरे को बताइए कितना रिपीट बिज़नेस हमको मिलता है एक्जिस्टिंग कस्टमर से? और दूसरा सर हम कस्टमर्स को वैल्यू ऐड क्या देते हैं? इक्विपमेंट कैमरा तो एक चीज़ है, लेकिन उसके साथ-साथ सर्विस है, आपकी सपोर्ट टीम की मेहनत है। सर मेरे को बताइए 2-3 चीज़ें जो आप थोड़े दूसरे लोगों से अलग करते हो और अच्छा करते हो। सर इसके बारे में बताइए। सर बेसिकली हमारा टर्न अराउंड टाइम जो है मतलब हम अपनी खुद की इन्वेंटरी से काम करना पसंद करते हैं। मतलब अगर किसी का स्पेसिफिक कोई रिक्वायरमेंट आ जाती है तो उसके हिसाब से क्लाइंट के हिसाब से हम उसको कस्टमाइज करके देते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि सर जो मतलब मैन पावर है, दे आर हाईली ट्रेन्ड ऑन दिस थिंग कैमराज। वो एक सबसे, और मतलब कई बार डीओपी की रिकमेंडेशन होती है भाई हमें यही कैमरे चाहिए, यही टीम चाहिए, तो उसके बेसिस पे हम डीओपी की बात मान करके उनको करते हैं सर। ऑन ओके, समझ तो ठीक है, तो उसका मतलब काफ़ी क्रिएटिव और काफ़ी वेल एग्ज़ीक्यूटेड आपकी स्ट्रैटेजी है, बहुत अच्छा लगा। सर अभी थोड़ा-सा फाइनेंशियल्स के बारे में पूछते हैं। कुलदीप जी मैं देख रहा था कि 25 के लिए नंबर काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन बॉटम लाइन फ्लैट है। जैसे आपने बोला कि इस साल डेप्रिसिएशन काफ़ी सिग्निफिकेंटली बढ़ा, उससे पीएटी थोड़ा-सा कम था, लेकिन ऑपरेटिंग मार्जिन और ऑपरेटिंग एबिटा तो अच्छा बढ़ा। सर मेरे को बताइए आने वाले साल में भी क्या डेप्रिसिएशन बढ़ेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी किस प्रकार से बढ़ेगी? आई मीन नंबर मत बताइए, बट आपके हिसाब से सर इस साल तो देखिए मोर और लेस फ्लैट ही प्रॉफिट है करीबन 10 करोड़ का। आने वाले साल में कैन वी अज्यूम दैट प्रॉफिट विल आल्सो सिग्निफिकेंटली राइज एज़ कंपेयर्ड टू टॉप लाइन? यस सर, ऑब्वियसली इट विल राइज सर। तो ये डेप्रिसिएशन जो है, ये डेप्रिसिएशन अगर हम मान के चले कि सर यही परसेंटेज से बढ़ता है, क्योंकि पिछले साल मेरे ख्याल से कुछ 13 करोड़ का डेप्रिसिएशन था, तो यही ग्रोथ रेट हम मान के चले, यही बेस के ऊपर डेप्रिसिएशन भी आएगा बिकॉज़ अल्टीमेटली देखिए आप अच्छा कैश प्रॉफिट तो बना ही रहे हो, लेकिन मार्केट पीएटी देखती है, तो मैं वही पूछ रहा था कि डेप्रिसिएशन विल बी मॉडरेट क्योंकि आपने बोला ना कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से वो अभी हमारी कंपनी के बैलेंस शीट पे एसेट आ गया। तो इस साल कैन वी एक्सपेक्ट अ डिसेंट इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन? आई डोंट थिंक सो सर। मतलब डिसेंट इतना तो नहीं होगा, मतलब मोर और लेस थोड़ा सा आजू बाजू ही रहेगा सर इसके। अच्छा, ओके। अच्छा दूसरी बात सर रेंटल बिज़नेस तो बहुत प्रॉफिटेबल है। सर मैं देख रहा था कि आपके मार्जिन्स एबिटा मार्जिन करीबन 77% है। तो सर मुझे आपसे यही पूछना है कि प्राइसिंग अगर मान के चलिए कांस्टेंट रहती है, मान के चलो कॉम्पिटिशन है लेकिन फिर भी आपने प्राइसिंग मेंटेन की, तो हम ये अज़्यूम करके चलें कि आने वाला साल में भी ये मार्जिन्स रहेंगे क्योंकि ये काफ़ी अट्रैक्टिव मार्जिन है सर। 77% मार्जिन कोई भी धंधे में मेंटेन करना इज़ अ बिग अचीवमेंट। सो व्हाट इज़ योर थॉट? आने वाले साल में भी मेंटेन कर पाएँगे? So we'll try our level best to achieve the set target or the set margin what we have in our mind. ओके। और सर दूसरी बात मुझे बताइए सर इस साल दैट इज़ एफवाई 25 में तो ग्रोथ काफ़ी सिग्निफिकेंट है, अभी तो ऑलरेडी एफवाई 26 शुरू हो चुका है। सर ग्राउंड लेवल पे आपको क्या दिख रहा है? यानी ऑब्वियसली आप कस्टमर से बात करते होंगे, आपकी सेल्स टीम नए कस्टमर्स लाती होगी। हमको बताइए सर ओवरऑल माहौल कैसा लग रहा है एफवाई 26 के लिए? कैन वी से दैट इस ईयर आल्सो दैट इज़ 26 के लिए भी टॉप लाइन ग्रोथ वही मोमेंटम से कंटिन्यू होगी या उससे बेहतर होगी? So this seems, मतलब this year particularly seems better than last year। मतलब there was a merger of Jio and Disney, वो सब हो चुका, तो अब आगे और काम की मतलब ग्रोथ ज्यादा होगी सर। ओके। और सर दूसरी बात बताइए आपका तजुर्बा इस इंडस्ट्री में काफ़ी है। मुझे बताइए सर ज़्यादातर लोग अभी रेंटल मॉडल के ऊपर प्रेफ़र करते हैं या खुद का इक्विपमेंट रखते हैं? क्योंकि देखिए अल्टीमेटली आपने सही कहा कि आज किसी को अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट नहीं करना है।
बट अकॉर्डिंग टू यू विल दिस मॉडल बी सस्टेन्ड इन फ्यूचर ऑल्सो, क्योंकि रादर देन बाइंग द एसेट द कस्टमर विल से कि भाई मेरे को जब भी कैमरा चाहिए मैं आपसे मंगा लूंगा, तो ये मॉडल आपको लगता है आगे भी सस्टेन होगा? सर रेंटल मॉडल आगे भी सक्सेसफुल चलता रहेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी चेंज हो रही है, और जो भी प्रोड्यूसर या प्रोडक्शन हाउसेज होते हैं सर, उनका टर्न अराउंड टाइम काफी कम होता है, मतलब वो लॉन्गर हो जाता है। तो उसकी वजह से वो प्लान नहीं करते इक्विपमेंट परचेज करने का। और फिर सबसे ज्यादा सर उनका मैन पावर और मेंटेनेंस की भी उनको एक वो होती है, वो प्रोडक्शन में ध्यान देंगे कि अपना इधर रेंटल पे उसमें वो चलेंगे। नहीं, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा। सर अभी सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आज का, सर हम कंपनी को पब्लिक इश्यू कर रहे हैं। सर कितना पैसा बाज़ार से हम उठा रहे हैं और ये पैसा हम कहाँ पे यूटिलाइज़ करेंगे? सर इसके बारे में बताइए। So major portion of the post IPO fund will be going towards the purchase of the equipments and towards a certain repayment of a loan. ओके। कुलदीप जी, दूसरी बात मैं देख रहा था प्रोस्पेक्टस में कि करीबन 2.5-3 करोड़ के जो लोन्स है, अनसेक्योर्ड लोन, वो काफ़ी हाई इंटरेस्ट कॉस्ट पे आपने लिए हैं, 16-17% के। तो ये मान के चले कि सर पब्लिक इश्यू का पैसा आएगा तो ये हम रीपे करेंगे ताकि थोड़ा नहीं बहुत सर, इंटरेस्ट कॉस्ट में आपको सेविंग्स होगी? नहीं सर, इसमें मेजरली कुछ पोर्शन लोन एंड ऑफ दिस ईयर खत्म हो जाएगा दिसंबर तक में। तो हम वो जो हायर इंटरेस्ट वाला वो है वो लोन क्लोज नहीं करेंगे, उसको अभी ओवर द पीरियड 6 महीने में वो खत्म हो जाएगा सर। अच्छा, नहीं ठीक है, 6 महीने में तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं देख रहा था कि सर अभी तो इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हैं, तो सर अगर आपको लोअर इंटरेस्ट रेट मिलता है तो आप ही का फायदा है। बट एनीवे जी 6 मंथ्स के बाद होपफुली शेयर होल्डर्स अच्छा मानेंगे कि ये लोन्स बैलेंस शीट से निकल जाए, क्योंकि उतना सेविंग्स आपके डायरेक्टली बॉटम लाइन को इम्पैक्ट पॉजिटिवली करेगा। सर मुझे बताइए, अभी पब्लिक इश्यू कंपनी कर रही है, आपने कंपनी खुद खड़ी कर दी है फर्स्ट जनरेशन से। सर आने वाले समय में नए शेयर होल्डर जो आपकी ग्रोथ जर्नी में आपको साथ देंगे, उनके लिए आपका ब्रॉड मैसेज क्या है? आप उनको कैसे रिवॉर्ड करोगे? सर, हमें अपना मतलब 100% अभी तक देते देते आए हैं, अभी 200% देना पड़ेगा अपने शेयर होल्डर्स को वो करने के लिए सर। और ज्यादा और ज्यादा काम करेंगे सर। नहीं, नहीं सर, बहुत बढ़िया सर। मुझे यकीन है सर, आप ने जिस प्रकार से कंपनी चलाई है, आगे भी मुझे लगता है शेयर होल्डर्स को फायदा होगा। सर आखिरी सवाल कुलदीप जी, जो हम सारे प्रमोटर्स को पूछते हैं कि देखिए अभी तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन हमने कोविड भी देखा है, अभी बाय गॉड ग्रेस सर सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है। सर आपके हिसाब से हमारे धंधे में सबसे बड़ा रिस्क क्या है? व्हाट इज़ द मेन रिस्क? हमारे धंधे में अगर कोई चीज़ आपको प्रॉपर्ली रोज़ मॉनिटर करनी पड़ती है कि धंधा ठीक से चले, तो वो क्या होगी और आपने उसको कैसे मैनेज किया? सर अपनी जो इन्वेंट्री है उसकी एक देखरेख प्रॉपर होनी चाहिए, उसका टाइम टू टाइम सर्विसिंग होनी चाहिए। और सबसे बड़ा बात क्या है कि जो अपने क्लाइंट है उनको आप कैसे सफाई करो, उनको सर्विस कैसे दो, दैट इज द की फैक्टर। अच्छा, अच्छा दूसरी बात कुलदीप जी, जस्ट बिफोर वी एंड, अभी आपने इन्वेंटरी बोली, तो सर नॉर्मली ये जो इन्वेंटरी हम लेते हैं, सर कैमरा हो या कोई और इक्विपमेंट हो, तो इसकी नॉर्मल शेल्फ लाइफ क्या होती है? क्योंकि आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी चेंज होती है कि जो चीज़ आपने आज खरीदी वो 2 साल के बाद रिडंडेंट होती है। तो वो सर आप कैसे मैनेज करते हो कि पुरानी इन्वेंटरी आप निकालते हो, नई इन्वेंटरी आप रिप्लेस करते हो, तो ये सब कुछ आप कैसे प्लान करते हो? सो बेसिकली कैमरा की लाइफ होती है 4 to 5 years होती है उसकी लाइफ। और जो लेंसेज हैं उसकी लाइफ होती है अराउंड 20 to 25 years। वो लेंस चलते ही रहते हैं सर, मतलब वो बेसिकली डिपेंड करता है कि आपने लेंस को कितने अच्छे से रखा हुआ है। तो लेंस की ऐसी लाइफ नहीं है, वो मतलब विंटेज लेंसेज हो जाते हैं, फिर वो डीओपी वैसे भी डिमांड करते हैं। हर चीज क्रिएटिविटी पे डिपेंड करती है कि कौन सा डीओपी कैसे कौन सा लेंस मांगेगा। तो हमारी उसमें कितनी में सारी इन्वेंट्री होनी चाहिए सर। अच्छा, अच्छा, ओके, ओके। तो बेसिकली आप उसका मतलब पुरानी इन्वेंटरी भी रखते हो, अगर वो चल जी चल रहा है, क्लाइंट को चाहिए, तो आप उसके हिसाब से प्लानिंग करते हो, जी बिल्कुल। ठीक है? चलिए सर, आई थिंक कुलदीप जी बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत अच्छी जानकारी हमको दी एक छोटे समय में, और मुझे लगता है कि हमारे इन्वेस्टर्स को भी अच्छी जानकारी मिली है। तो सर मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी मैनेजमेंट टीम को बेस्ट विशेस, और सर पब्लिक इश्यू के लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सर।